आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरविनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोरविनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा उपयोग में ले। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक है। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं। संसाधनों के उपयोग। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी हैं। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई न कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित हैं। इस संदर्भ में अधिक तथ्य जानें। संसाधन भोजन के रूप में। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध संसाधनों में से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उसकी बनावटें तथा मांस, जलाशयों से मिलती मछलियां और अन्य जलचर, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु आदि चीजें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जाती हैं। संसाधन कच्चे माल के स्रोत। योजक चिन्ह। जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीजों, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीजें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती हैं। संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उद्योगों एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। संसाधन के प्रकार। संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। 1 मालिकाना आधार पर, 2 पुनः प्राप्यता के आधार पर, 3 वितरण क्षेत्र के आधार पर। परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं। यह जानकारी तालिका की मदद से समझें। क्रम। मालिकाना दृष्टि से विवरण। उदाहरण। 1 व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना, भूमि, आवास आदि। 2 राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 3 वैश्विक संसाधन, संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है। विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर इसके प्रकार इस प्रकार होते हैं। क्रम। वितरण क्षेत्र के अनुसार। तथ्य। उदाहरण। 1 सर्वसुलभ संसाधन, वातावरण में रही उपयोगी वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 2 सामान्य सुलभ संसाधन, सामान्यतया मिले ऐसे, भूमि, जमीन, जल, गोचर। 3 विरल संसाधन, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित हैं, ऐसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि। 4 एकल संसाधन, विश्व में भाग्यवश 1 या 2 स्थानों पर मिलने वाले खनिज, क्रायोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होती है। तालिका में देखकर हम 2 प्रकार के वर्गीकरण समझे हैं। संसाधनों के विभाग अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन ये 2 भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्वयमेव निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हो ऐसे अखूट होते हैं। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि इस वर्ग में आते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता या नजदीक के भविष्य में उनका पुनः निर्माण असंभव है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में होता है। संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित हैं। विगत 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है।
इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा है तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो जाएगा। उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट हैं। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तारपूर्वक समझें। सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरणीय है उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना। जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकता के लिए मितव्ययितापूर्वक बचाना चाहिए। मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद है। संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उनका अमल करना चाहिए। नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर जनजागृति लानी चाहिए। जमीन निर्माण। जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस, सेंद्रीय तत्व तथा हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। उसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता है। जमीन पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थयुक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है। अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायवीय समयांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मात्र चट्टान, संरचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जमीन के प्रकार। वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद (ICAR) द्वारा भारत की जमीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। 1. काम की जमीन अलूवियल सॉइल। 2. लाल जमीन रेड सॉइल। 3. काली जमीन ब्लैक सॉइल। 4. लैटेराइट जमीन लैटेराइट सॉइल। 5. रेगिस्तानी प्रकार की जमीन डेजर्ट सॉइल। 6. पर्वतीय जमीन माउंटेन सॉइल। 7. जंगल प्रकार की जमीन फॉरेस्ट सॉइल। 8. दलदली या पीट प्रकार की जमीन माशी और पीटी सॉइल। 1. काम की जमीन अलूवियल सॉइल। इस प्रकार की जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। काम की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित काम की आभारी है। इस जमीन में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। यदि इस जमीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाएं तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की जमीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती हैं।
2. लाल जमीन रेड सॉइल। लाल जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई है। दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुंदेलखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक वह फैली है। राजस्थान में इस प्रकार की जमीन दिखाई देती है। इस जमीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा वह नीचे जाने पर पीले रंग में बदलता है। इन जमीनों में चूना, कंकड़ और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस जमीन में अधिकांशतः मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी दिखाई देती है। इस प्रकार की जमीन में बाजरी, कपास, गेहूं, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि फसलें ली जाती हैं। 3. काली जमीन ब्लैक सॉइल। काली अथवा रेगुर जमीन भारत के क्षेत्रफल के लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली है। इस जमीन का उद्भव दक्कन के लावा के बिछने से हुआ है। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी एवं वडोदरा जिले की जमीन इस प्रकार की है। इस जमीन के निर्माण में लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक दिखता है। इसका उपजाऊपन अच्छा माना जाता है। इस जमीन की नमी संग्रह शक्ति काफी अधिक है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग बन जाती है। इस प्रकार की जमीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसे दलहन वर्ग की फसलें ली जाती हैं। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूल होने से इस जमीन को कपास की जमीन के रूप में पहचाना जाता है। 8.3 काली जमीन। 4. लैटेराइट या पड़खाव जमीन लैटेराइट सॉइल। इस जमीन का नाम लेटिन भाषा के शब्द लेटर ईंट पर से पड़ा है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। यह जमीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे तब कड़ी बन जाती है। सूखी एवं नमीयुक्त जलवायु के परिवर्तन से और सिलिका में पदार्थों के निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखती है। इस प्रकार की जमीन में मुख्यतया लौह तत्व, पोटाश और एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है। यह जमीन कम उपजाऊ होती है, परंतु इसमें खाद डालकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, काजू आदि की फसल ली जाती है। इस जमीन को पड़खाव जमीन के रूप में भी पहचाना जाता है। 5. रेगिस्तानी प्रकार की जमीन डेजर्ट सॉइल। यह जमीन शुष्क एवं अर्धशुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह जमीन रेतीली एवं कम उपजाऊ होती है। इसमें घुलनशील क्षारों का प्रमाण अधिक होता है। इस प्रकार की जमीन राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात में इस प्रकार की जमीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में आई हुई है। सिंचाई की सुविधाओं से इसमें बाजरी, ज्वार की फसल ली जाती है। 6. पर्वतीय जमीन माउंटेन सॉइल। यह जमीन हिमालय की घाटियों एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्व होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। 7. जंगल प्रकार की जमीन फॉरेस्ट सॉइल। इस प्रकार की जमीन हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच तथा सह्याद्री, पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में है। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूसतह ढकी रहती है। ये पत्ते सड़ने से सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से जमीन का ऊपरी स्तर काला बना हुआ होता है, जो जमीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदलता है। इस जमीन में चाय, कॉफी, गरम मसालों के उपरांत गेहूं, मक्का, जौ, धान इत्यादि फसलें ली जाती हैं। यह जमीन अत्यधिक मर्यादित क्षेत्रों में है। 8. दलदली या पीट प्रकार की जमीन माशी और पीटी सॉइल। इस प्रकार की जमीन नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह जमीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस जमीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की कमी होती है। ऐसी जमीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के किनारे वाले भागों, उत्तर बिहार का मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पाई जाती है। इस जमीन का क्षेत्र मर्यादित है। जमीन का कटाव। जमीन का कटाव अर्थात जमीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। अन्य रूप में कहें तो ऊपरी जमीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगे हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाएं तो कृषि उत्पादन घटता है।
इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे जमीन का कटाव रोकना चाहिए। जमीन का कटाव रोकने के उपाय: जमीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना, ढलान वाली जमीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में बुआई करना, ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना, पानी के बहाव के चिन्ह हो वहां मेड़बंदी करना, पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी। भूमि संरक्षण: भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भूमि संरक्षण के उपाय: वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों को जकड़े रहती है। नदियों की नालिकाओं, कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना चाहिए। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। क्षितिज समांतर जुताई, सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। बिन उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। उपर्युक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है। जमीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।